गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बदलता रहा है और एक बार फिर बदल रहा है। अब से कुछ अर्से पहले तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पीडीएम एक दर्द सर बनी हुई थी। पीडीएम को जिस तक इसका आगाज हुआ, शुरू में ऐसे लग रहा था कि तमाम अपोजिशन आपस में बटी हुई है और कोई खातिर ख्वाह प्रेशर नहीं डाल सकेगी हुकूमत पर। खुद हुकूमत भी यही कहती रही, मगर फिर एक वक्त ऐसा आया कि इस तहरीक ने जोर पकड़ा जब जलसे जुलूस होना शुरू हुए और जो बयानिया आया जिसको लीड कर रही थी मरियम नवाज़, वो बहुत ही जारहाना आया। मरियम नवाज़ ने हेड ऑन ले लिया तमाम इदारों को और सोचा कि बस अब होगा आर या पार। ये एक बहुत बड़ा जुआ था जो वक्ती तौर पर नहीं जीत पाई मरियम नवाज़, और एक ना सिर्फ ये कि हुकूमत घर नहीं जा सकी बल्कि पीडीएम के भी हिस्से बखरे होना शुरू हो गए। पीपल्स पार्टी ने बड़ी केयरफुली अपने आप को शुरू से ही मरियम नवाज़ की सियासत से अलग थलग रखा था। चाहे आप बिलावल भुट्टो का वो इंटरव्यू देखें जो उन्हें गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से पहले दिया था, या उसके बाद में आने वाली उनकी स्टेटमेंट्स देखें, नतीजा ये निकला कि पीपल्स पार्टी यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में लाने में कामयाब हो गई। उस वक्त फिर मरियम नवाज़ ने अपनी तोपों का रुख पीटीआई से हटाकर पीपल्स पार्टी की तरफ कर दिया। ये कहा कि न्यू सेलेक्टेड भी हैं और इस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट आप शायद तब्दील हो रहे हैं। ये जो भी बयानिया था इसमें एक ग्रुप मरियम नवाज़ के साथ था। किस तरह की स्टेटमेंट्स देती रही मरियम नवाज़ और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी को वापस लाने के हवाले भी क्या मौक़िफ़ रहा? लेट्स वॉच दैट। शाहिद खाकान अब्बासी ने उसी मौक़िफ़ को आर्टिकुलेट किया जो पीएमएलएन का मौक़िफ़ है, जो मेरा मौक़िफ़ है और जो पीडीएम का मौक़िफ़ है। और वो हमने जो उनको शो कॉज नोटिस इशू हुआ था उसका जवाब अभी तक नहीं आया, तो जब वो जवाब आएगा तब बैठ के देखेंगे उस जवाब के अंदर कितना सॉलिड जवाब है, उसका क्या करना है। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बिल्कुल सही बात की। एक बार फिर हम देख रहे हैं कि सियासत का जो मंजरनामा है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हमें पीएमएलएन की पार्टी के अंदर दो ग्रुप्स नजर आ रहे हैं। एक जारहाना पॉलिसी में मरियम नवाज़ के साथ खड़ा है, तो दूसरा शहबाज शरीफ साहब की जो मुफाहमत पसंद पॉलिसीज़ हैं, सबको साथ लेकर चलने का इंडिया है, वो अब पब्लिकली हमें नजर आ रहा है। कल इंटरव्यू दिया शहबाज शरीफ साहब ने, बहुत अहम, और क्या कहा, लेट्स वॉच हिम। मज़हर अब्बास साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। दो मुतज़ाद बयानिए, अब नज़र भी आ रहा है कि पॉलिसीज़ भी अलग हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज़, इफ़ यू कैन टेल मी कि मरियम नवाज़ की तसादुम और मुज़ाहमत की पॉलिसी और शहबाज शरीफ साहब का अब ओपन स्टेटमेंट देना, क्या आप पार्टी को अलग अलग राहों पर चलता हुआ देख रहे हैं? फरिया, मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि जिस दिन शहबाज शरीफ साहब जेल से वापस, जिनकी बेल हुई और वापस आए हैं, दैट डे आई वाज श्योर कि इसमें टूट फूट होगी। वजह यह है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो रिकन्सिलेशन साइड पे जाते हैं और मरियम नवाज़ लाइक हर फादर इज़ वेरी एग्रेसिव और फ्रंट पे जाती हैं और उनको सियासत नहीं आती। और यही शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमदा शहबाज को तो वैसे उन्होंने साथ मिला लिया कि मरियम नवाज़ इज़ नीड्स मोर ग्रूमिंग, शी इज़ इमेच्योर। सेकंड ये कि आप ये बताइए कि पहले इतना अर्सा मरियम नवाज़ रही हैं, वो सारे जलसे कर रही हैं, शी वाज ऑल इन ऑल, अथॉरिटी बनी हुई थी, पीएमएलएन की प्रेसिडेंट बनी हुई थी। द मोमेंट शहबाज शरीफ आए हैं तो देन शी हैड टू गो इन द बैकग्राउंड, नाउ शी हैड नो से। अगर वो अभी भी बात जिस तरीके से कर रही हैं कि शायद खबर ने उसने ठीक कहा है, अब वो ऐसे नहीं होगा, मतलब हु इज़ पीडीएम टू गिव आ शो का नोटिस टू वन ऑफ द मैचिंग एंड मेजर पार्टी। और जिस तरीके से शायद खाकान कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पार्टी में ग्रुपिंग हो रही है। पार्टी नाउ इज गोइंग टू हैव टू ग्रुप्स। पार्टी को अब बहुत ही मेरे ख्याल में कमजोरी दिखाई जाएगी और इसके अब मेंबर भी जो नफर होके, बिकॉज व्हेन यू हैव टू कमांडर। या लाइन ड्रॉप हो गई? नहीं, आपकी आवाज आ रही है ब्रिगेडियर साहब। अच्छा, तो उसमें देखें, उसमें ये आप देखें, अब ये है कि इस वक्त जो पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, जैसे शायद खाकान अब्बासी है, राना सनाउल्लाह हैं और डिफरेंट है ना, दे आर इन अ फिक्स कि किसकी तरफ देखें। इधर प्रेसिडेंट हैं पीएमएलएन के, उधर नाइब प्रेसिडेंट है हु हैज नो वैल्यू, और वो शहबाज नवाज शरीफ की वजह से। इसलिए
اب ان کے لیے پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ کس کی طرف دیکھیں, کس سے فیصلہ کریں, کس سے ڈیسیجن لیں. تو جب 2 ملا میں مرغی حرام ہوتی ہے تو اس کا اوور آل افیکٹ جو ہوتا ہے پارٹی کو ہوتا ہے. اس لیے آئی ایم شیور کہ آتے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ شہباز شریف ول اسٹارٹ ہیو مور گرپ آن دا پارٹی, اور مریم نواز آہستہ آہستہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں چلتی جائیں گی. یہی اس کا حال ہے اگر بچانے کا طریقہ. ادروائز فرنٹل کلیش ہو رہا ہے. جس طریقے سے شہباز شریف نے بات کی ہے کہ جی ہم پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کو لانا چاہتے ہیں, ساتھ ہی مریم نواز نے ان کو ایک ریفیوٹ کیا کہ نہیں جی ایسے نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ ان میں ٹالرنس نہیں ہے. She doesn't accept him as a president of the PMLN. So this is a big dichotomy. اس کا فائدہ پیپلز پارٹی اٹھا رہی ہے. پیپلز پارٹی بالکل نہیں چاہتی کہ پی ٹی کی گورنمنٹ ختم ہو, اس لیے کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اس کو 2 سال اور ملیں. رائٹ. پنجاب میں اپنی تیاری کر رہے ہیں, وہ وہاں فوڈ گرین کرنا چاہتے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں بریگیڈیئر صاحب کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں کدھر ہے. اگر بلاول بھٹو تیاری کر رہے ہیں تو یہ یقیناً اچھی بات ہے, کیونکہ جتنی وائلڈ پلینگ فیلڈ ہو, جتنے اس کے اندر پلیئرز ہوں, اتنا ہی عوام کا بھلا ہوتا ہے. مگر یہاں پر سوال یہ کہ پیپلز پارٹی کا ریوائول, آئی ایم شور اس کے اوپر ہم پورا پروگرام رکھ سکتے ہیں ان پنجاب. مظہر عباس صاحب, یہاں پر جو ہم متبادل بیانیے دیکھ رہے ہیں اس میں ایک تو پیپلز پارٹی واضح ڈویژن یہ ڈال رہی ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ ہم شہباز شریف صاحب کے بیانیے کو ہی اصل بیانیہ سمجھتے ہیں. سو ان کا ایک بڑا کلیورلی کرافٹڈ رول ہے اس کے اندر. دوسرا, جب شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نواز شریف کو منا لوں گا, تو کیا وہ ایسا کر سکیں گے؟ شکریہ فریہ. دیکھیے کل غالباً کل ان کے پارٹی کا سربراہی اجلاس ہو رہا ہے, اور اس کا آواز میں ایکو بہت ہے. مظہر عباس صاحب آپ کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے. اچھا نہیں, لیکن مجھے اپنی آواز واپس آ رہی ہے نا. اوکے, شیل وی کنٹینیو. میں بول دیتا ہوں. دیکھیے جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہ کہ کل پارٹی ہیڈز کی میٹنگ ہو رہی ہے پی ڈی ایم کی. اگر اس میٹنگ میں سے نواز شریف صاحب خطاب کرتے ہیں اور اس میٹنگ میں شہباز شریف موجود ہوتے ہیں, تو نواز شریف کی تقریر واضح کر دے گی کہ مسلم لیگ نون کی لائن کیا ہے اور مسلم لیگ نون کس لائن پہ چلے گی. اب اس کے بعد شہباز شریف کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو اکارڈنگلی چلیں گے یا نہیں چلیں گے. میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف اس اجلاس سے اٹھ کے چلے جائیں گے اور اس کے بعد واپس نہیں آئیں گے سیاست میں. ایسا نہیں ہوگا. میرا خیال ہے شہباز شریف کی جو ٹیکٹس ہوتی ہے ہمیشہ پالیٹکس میں, وہ یہی ہوتی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ان کی پاپولر بیس نہیں ہے. وہ اگر کوئی انڈیپینڈنٹ پالیٹکس کرنا چاہیں گے نہیں کر پائیں گے. میں ہمارے صاحب کی بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ وہ پارٹی پہ اپنی گرپ مضبوط کر لیں گے, کیونکہ جو پاپولر بیس ہے وہ نواز شریف کے پاس ہے. وہ صرف نواز شریف کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے وہ خاصی حد تک اس میں کامیاب ہو جائیں گے کہ آپ لڑائی لڑ کے کچھ حاصل نہیں کر سکتے. اور اس کی ایک مثال ان کو دی گئی تھی طیب اردگان کی, کہ طیب اردگان بہت ایکسٹریم پوزیشنز لی تھی ایک زمانے میں, لیکن ان کے ساتھ جو ان کے دوسرے ساتھی تھے عبداللہ گل, انہوں نے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک مرتبہ الیکشن جیت جائیں پھر ہم دیکھ لیں گے. اور ایگزیکٹلی چیزیں اسی طریقے سے ہوئیں. ٹھیک. میرا خیال ہے کہ جو کروشل پوائنٹ ہوگا وہ اس وقت آئے گا جب نواز شریف اور مریم نواز کی اپیلوں کا فیصلہ ہوگا. اگر وہ اپیلیں ڈسمس ہو جاتی ہیں تو پھر ظاہر ہے نواز شریف کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ پارٹی پھر کون لیڈ کرے گا, اور جو بھی لیڈ کرے گا وہ نواز شریف کے بیانیے کی. نواز شریف کا اپنا بیانیہ ہو سکتا ہے کہ وہ کمپرومائز کر لے اپنے بیانیے کو اگر اپیلیں ڈسمس ہو جاتی ہیں, اور پھر جو شہباز شریف انہیں کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہی کہ اگر پارٹی کے روٹس مضبوط ہیں اور پارٹی اگلا الیکشن جیت جاتی ہے تو پھر بہت سی مشکلات آسان ہو جائیں گی. میرا خیال ہے شہباز شریف اسی چیز کو پرسو کرنے کی کوشش کی. اوکے, اس میں بہت سارے اور سوالات نکل آ رہے ہیں, پر عارف حمید بھٹی صاحب, 2 بیانیے متضاد ہیں. اب شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں چھوٹے بھائی کہ میں بڑے بھائی کو منا لوں گا. کیا کہیں پر جا کے یہ 2 بیانیے مل جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری اپنی جہاں تک انفارمیشن ہے جناب, میں ان دونوں سے بات کو ناممکن ہے
देखिए ये बयानिए की लड़ाई तो है ही है, दरअसल वरासत की लड़ाई है, हम समझ नहीं पा रहे। मोहतरम नवाज शरीफ साहब एज के उस हिस्से में पहुंच गए हैं कि उनका ख्याल है कि उनसे मजीद सियासत होगी नहीं बयानात तक, और शहबाज साहब भी 70+ हो चुके हैं। अब नवाज शरीफ साहब की एक पिछले 8-10 सालों से मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 2% कोशिश है कि वो अपनी जिंदगी में मुस्लिम लीग नून की क़यादत मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को सौंप दे, जबकि खानदान का ख्याल है कि ऐसी क़यादत ज़्यादा हमजा शहबाज ने की है, मरियम के बयानिए से नुकसान पहुंचा है। तो असल लड़ाई ये है, अगर नवाज शहबाज शरीफ मेरे ख्याल में अदालत में इजाजत मिली तो एक शर्त ही ये रखेंगे जिस वजह से उनकी जमानत हुई है कि ये अगर नवाज शरीफ ने गारंटी ले ली कि मरियम अदारों के खिलाफ तनकीद नहीं करेगी, हमें लेवल फील्ड मिलेगी, तो उसके बाद मरियम से बोलेगी कि ना हो तो मैं आपको खबर यकीन से कह रहा हूँ शहबाज शरीफ कॉर्नर हो जाएंगे, साइड पे हो जाएंगे। तो बस मेरी अपनी राय है कि डार साहब के मेरे दोस्त ने कल मेरे सामने बात की तो नहीं नवाज शरीफ अपने बयानिए से नहीं हटेंगे, तो हमने उन्होंने कहा कि वो सुना है कि शहबाज साहब आना चाह रहे हैं, कह रहे हैं वो आए, बेशक आए, उन्हें जबानी नवाज शरीफ कह चुके हैं, क्योंकि बात बयानी बात आगे कि आपकी विरासत की है की आदत किसने संभाली। तो मुझे नहीं लगता कि शहबाज साहब ने खुद फरमाया पाँव भी पकड़ने पड़े, कौन सी ऐसी बात है उन्होंने पाँव पकड़ने, क्या नवाज शरीफ ने ऐसी गलती की है, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रही कि वो बयान क्या। जो आप बात कह रहे हैं भट्टी साहब, उससे फिर क्या शहबाज शरीफ वक्त मांग रहे हैं, टाइम बाय कर रहे हैं? देखिए बाद लोग कहते हैं, इसको 100% नहीं कह रहा, बाद लोग कह रहे हैं अगर नवाज शरीफ ने अपने भाई की बात ना मानी जिसके ज्यादा सहारा, तो हो सकता है शहबाज शरीफ साहब कुछ अर्सा पाकिस्तान आए भी ना, और इत्तेफाक जो ट्रस्ट है ना उसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं सियासत के बगैर, लेकिन ये उनके खानदानी जराए और शहबाज शरीफ के जो करीबी दोस्त हैं, खसूसन ये तमीना दोस्ताना जो उनकी मिसेज हैं, मैं बावसूख जराए से कह रहा हूँ 3 दिन पहले तमीना दोस्ताना ने इस सिलसिले में अपने करीबी हल्कों को आगाह किया है कि मैंने भी शहबाज को ये मशवरा दिया है अगर नवाज मरियम बात नहीं आती तो आप सियासत से थोड़ा सा पीछे हटते। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। हम एक ब्रेक ले रहे हैं एंड वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। बात हो रही थी मतजाद बयानिए, क्या शहबाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं कि नेशनल रिकन्सिलिएशन हो जाए वो पॉसिबल होगी। पीपल्स पार्टी पहले ही ये बात कह चुकी है कि वो शहबाज शरीफ साहब के बयानिए को नून लीग का बयानिया समझते हैं। नज़ीर लगाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पीपल्स पार्टी की ये स्टेटमेंट कितनी अहम है, और जो पहले पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि हम शहबाज शरीफ साहब से बात करेंगे, फिर शहबाज शरीफ साहब इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि सब साथ चलें और नवाज शरीफ को भी मना लेंगे, क्या ऐसा हो सकेगा? पहली बात यह है कि नून लीग का बयानिया वही है जो नवाज शरीफ का बयानिया है, और वो बयानिया जो है वो शायद खाकान अब्बासी ने और मरियम नवाज ने वाज़े भी किया है। मियां शहबाज शरीफ ने जो बयानिया लेकर चल रहे हैं वो बयानिया भी अल्टीमेटली जाकर नवाज शरीफ पर ही वहाँ पर जाकर ख़त्म होगा और कहीं उससे इधर उधर नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वो चाहते ये हैं, नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि वो नाक से लकीरें निकाले, 100 प्याज खाए, 100 डंडे खाए और 100 रुपए भी दे और थूक भी चाटे, यानी ये उनकी फरमाइश है। और इधर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चाहते हैं कि जी बस आ जाएं और मिल जाएं, लेकिन दोनों का मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में एक्टिवेट ना हो, और वो पंजाब में वो यहाँ जब पीडीएम में आकर मिल जाती है तो फिर पीडीएम में रहने के बाद वो पंजाब में अपनी जो बात हैं वो नहीं कर पाएंगे बिलावल। इसलिए वहाँ पर प्रेशर ये है कारकुनों का कि जी आप पंजाब में आकर तमाम डिविजन्स और ज़िले और तहसील की सतह पर लोगों से मिले, यानी ये उनके ऊपर एक प्रेशर है। और नून लीग ये चाहती है कि ये पंजाब की तरफ रुख ना करें और ख़ास तौर पर सेंट्रल पंजाब की तरफ रुख ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस बात पर दोनों मुत्तफिक हैं, जनाब नवाज शरीफ साहब भी और जनाब शहबाज शरीफ साहब भी, इसमें कोई इशू नहीं है। और दोनों भाइयों का बयानिया जो है वो एक दूसरे के बरअक्स नहीं है, और जो रियायतें देना चाह रहे हैं शहबाज शरीफ दीगर फरीकैन को,
اس کے معاملے میں بھی وہ نواز شریف کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. نہ تو وہ چودھری نثار کو واپس لا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر بیٹھ کر آپ اپوزیشن کو آگے لے کر جا سکتے ہیں. سو اس حوالے سے بہت سارے ہم نے سنے پہلو انالیسس کے. ایک اور معاملہ ذرا پاکستان تحریک انصاف کی طرف بھی دیکھ لیں. جہانگیر ترین کا معاملہ شروع سے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ لٹمس ٹیسٹ کیس ہے پی ٹی آئی کے لیے, لیکن اس میں بھی ایک دفعہ پھر ہمیں کبھی پی ٹی آئی ایک طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے, کبھی دوسری طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے. بارہا یہ بات کہہ چکے عمران خان پرائم منسٹر کہ این آر او نہیں دیں گے, لیکن اس کے بعد ایک علی ظفر صاحب کی رپورٹ کے حوالے سے کہا گیا کہ پریشر میں آ گئی حکومت, بات چیت کی گئی فارورڈ بلاک سے, اس میں کہا گیا کہ پریشر میں آ گئی. پھر یہ بات پھیلا دی گئی کہ اس رپورٹ میں ایگزیمپٹ کر دیا گیا ہے جہانگیر ترین صاحب کو, جس کی تردید کی گئی. علی ظفر صاحب نے کیا کہا, لیٹس واچ ہم. علی ظفر صاحب نے اس حوالے سے یہ کہا کہ جب بھی رپورٹ آئے گی وہ پبلک نہیں کی جا سکے گی, وہ پرائم منسٹر کو دکھائی جائے گی, جبکہ راجہ ریاض یہ بات کہتے رہے کہ ہمیں اس میں کلین چٹ مل گئی ہے. لیٹس واچ ہم. اوکے, ہم ان کی سٹیٹمنٹ اس وقت نہیں چلا رہے, جیسے ہمارے پاس آتی ہے ہم چلاتے ہیں اس کو. بٹ بریگیڈیئر صاحب, یہ جو جہانگیر ترین صاحب کا پورا معاملہ ہے, اس میں آپ کے خیال سے کہیں نہ کہیں مفاہمت ہو گئی ہے؟ دیکھیں فریہ, بات یہ ہے, وی مسٹ انڈرسٹینڈ, ایک تو پہلے پی ٹی آئی کو پرائم منسٹر کو کریڈٹ دیں کہ کبھی بھی گورنمنٹ میں جو بھی گورنمنٹ تھی ان میں بڑے بڑے سکینڈل ہوئے ہوں گے, آج تک ان کی اپنی ود ان پارٹی کو سکینڈل نہیں نکالے گئے, دبا گئے ہیں, کمپرومائز کر لیے, پیسے چلا دیے, ختم کر. گیو ہم کریڈٹ کہ انہوں نے کلوزسٹ فرینڈ کو بھی نہیں چھوڑا. بٹ اس چینی کے باقی جو بڑے بڑے بزنس کے مین اور کردار تھے وہ کہاں گئے؟ ایک اس کو جہانگیر ترین کے نام کو کیوں اچھالا گیا؟ وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ ایوری بڈی وانٹ, ایوری بڈی از گینگڈ اپ کہ کسی طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ کو ڈاؤن کیا جائے. نمبر 2, ایک پی ٹی آئی کی ڈائیکاٹمی یہ ہے کہ ان کے پاس ظاہر ہے کہ تھن میجورٹی ہے پنجاب میں بھی اور فیڈرل میں بھی, تو یا تو گورنمنٹ گرا دیں یا اس کے بعد وہ کیس کر لیں. ایون دین ہی از اسٹل ایڈامنٹ کہ انہوں نے ایک اپنی انکوائری ود ان پارٹی کروا کے انفارمیشن لے لی ہوگی, بٹ دین اٹ از ناٹ افیکٹنگ نیب اور اس کو پی ایف آئی او کو وہ انکوائری چلتی رہے گی. اس لیے کہ اس وقت بجٹ کا سیزن ہے, انہوں نے اپنا آپ کو سیٹسفائی بھی کیا, بٹ یہ سیٹ کہ ایف آئی اے اور نیب میں ٹیک 2 months 3 بائی دا ٹائم بجٹ اناؤنس ہو جائے گا, حالات نارمل ہو جائیں گے, ان کا ہولڈ بہتر ہو جائے گا. اگر بجٹ اچھا کر دیتے ہیں, لوگوں کو ریلیف دے دیتے ہیں, اپنا ووٹ بینک امپروو کر لیتے ہیں جو کہ ڈکریز ہوا تھا بیکاز آف مہنگائی کی وجہ سے, اکنامک انڈیکیٹر بہت بہتر ہو رہے ہیں. سو اس کے ساتھ ساتھ جو اکنامک انڈیکیٹر بہتر ہو رہے ہیں, حالات بہتر ہو رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ پی ڈی ایم کا بیانیہ ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے. ان کا جو دونوں کا آپس میں رفٹ ہے شہباز شریف کا اور اس کے مریم نواز کا, وہ بھی نظر آتا جا رہا ہے. تھرڈ یہ کہ وی مسٹ انڈرسٹینڈ بلاول بھٹو وانٹس کہ وہ پنجاب میں جا کے 2 سال میں کام کریں. ٹھیک, بٹ آئی کم ٹو یو مظہر عباس صاحب, جو دباؤ کی بات کہا جاتا ہے کہ ریزن ہے وہ یہ کہ لودھرا کے ڈی پی او کو بھی تبدیل کر دیا گیا اور ایک جونیئر آفیسر کو ڈی پی او لودھرا لگا دیا گیا. یہ جو مختلف اقدامات ہوئے ان فارورڈ بلاک کے یا سو کال فارورڈ بلاک کے ساتھ جڑے ہوئے, ان کی وجہ سے لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ پریشر پڑ رہا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وداؤٹ پریشر کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں فریہ, اب ہم کچھ فیکٹس کو تھوڑا سا دیکھ لیں. اس چیز پہلی چیز یہ کہ جب چودھری پرویز الہی سے یا چودھریوں کے ساتھ عمران خان نے اتحاد کیا تھا تو اس وقت عمران خان کی پوزیشن ایسی تھی کہ انہوں نے منہ سلائی سے کہہ دیا تھا کہ مجھے آپ کی شکل بھی پسند نہیں. لیکن پھر کہاں کمپرومائز کیا؟ کمپرومائز اس جگہ کیا کہ کم سے کم, اور عارف بہتر جانتے ہیں اس چیز کو, کم سے کم 5 سے 6 ڈسٹرکٹ وہ کمپلیٹلی چودھریز کے ہاتھ میں ہیں. یعنی وہاں ڈی سی, ایس پی, ایس ایچ اوز وہ صرف چودھریز کی مرضی سے ہی ٹرانسفر ہوتے ہیں, اس میں ادھر عثمان بزدار کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو آپ نے اتنا بڑا کمپرومائز کیا. یہاں کیا پرابلم آ رہی ہے, یہ جب ہم کرتے ہیں نا کہ جہانگیر ترین کے خلاف عمران خان, اس وقت اگر انہوں نے بجٹ کے موقع پہ اس گروپ میں کوئی بھی ایسا کھیل کیا آپ کی جگہ جس کی بنیاد پہ بجٹ پنجاب میں یا مرکز میں
पास होना मुश्किल हुआ, असेंबली डिसॉल्व कर दी जाएंगी। राइट, ठीक। सो ये वो बिल्कुल भी इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज इमरान खान नहीं करेंगे। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। आइंदा भी इलेक्शंस जो होंगे, अगर ये पैचअप भी हो गया, आइंदा जो इलेक्शन होंगे उनमें जहांगीर तरीन के जिन लोगों ने इस वक्त उनके साथ खड़े हैं, उनको टिकट, उनमें 50% लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। ठीक है। आरिफ हमीद भट्टी साहब, अगर अंदर की बात आपको अच्छे तरीके से पता है, मुझे पता है, बता दें क्या बात हुई है यहाँ पर? हुई है बात, नहीं हुई है? भट्टी साहब, इफ यू कैन हेयर मी। फरमाइए। जी आरिफ हमीद भट्टी साहब, जहांगीर तरीन के मामले में कहाँ तक कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ है? जो राजा रियाज ने तासुर दिया या दीगर लोगों ने एकदम पहले जारहाना स्टेटमेंट देके फिर पीछे हट गए, कुछ तो हुआ होगा। अभी ये मसला सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि इमरान खान के जो करीबी लोग हैं, जो इस इख्तलाफ की वजह बनी, वो सही है या गलत उस डिबेट में तो मेरा काम नहीं है। वो इमरान खान को नहीं रोक, कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन से माफी ना करे, और जंगी इमरान खान अपनी बात पे स्टैंड है कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। ये FIR जो उनकी दर्ज हुई है, शहजाद अकबर के तारे खातून है, एक कमल नकवी, ये डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन, आरफ रहीम था ADC, उनके घर में हुई है, और ये मामला वैसे के वैसे ही खराब है। इमरान खान साहब ने कहा, उनकी बात सुन ली है, राजा रियाज साहब ने हल्फन कहा, जबकि अली जफर साहब ने कहा मुलाकात नहीं हुई। मेरी इतला है कि हालात खराब है, और इमरान खान ने जो हम ख्याल ग्रुप के कुछ लोग थे, IG को जिम्मेदारी दी है, मुझे इनके वीक पॉइंट ला के दें। ये मैं आपको कह रहा हूँ, इससे काम शुरू हो रहा है। और इससे पहले अगर इमरान खान साहब को कुछ करीबी लोगों ने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ आप कोशिश करें कि बजट पास हो जाए, उसके बाद नहीं छोड़ के, जो अभी मेरा ख्याल है बदर साहब भी फरमा रहे थे, अगले इलेक्शन में भूल जाएंगे इनमें से इसको भी इमरान खान दे। मैं उनको 30 सालों से जानता हूँ, नामुमकिन टिकट। लेकिन मेरा ख्याल है उससे पहले इनका और हुकूमत के सामने अपना सामना हो जाएगा। जब फवाद चौधरी लाहौर में मिनिस्टर इंफॉर्मेशन आए थे, उन्होंने 2-3 टॉन्ट मजीद चौहान को किए थे, और उससे सख्त नाला है। और दूसरी बात, गालिबन नजीर लगारी साहब कह रहे थे पीपल्स पार्टी पंजाब में किस्सा माजी है। बिलावल भुट्टो माने ना माने, लाहौर में 800 वोट, 1400 वोट, खुशाब में 200 वोट, ये मैटर नहीं करता। सिर्फ आसफ अली जरदारी साहब कहते हैं उन्हें सिंध तक महदूद रखा जाए, जो उनको ताकतवर हल्कों ने यकीन दहानी कराई है, और उनके केस मजीद ना खुले। मेरी बीगे रिपोर्टर जो है राय, वो मैंने उसका इजहार कर दिया। ठीक है, ये अहम बात है लगाई साहब, ये आपने जो स्टेटमेंट दी उस पर मैं एक क्विक ब्रेक ले रही हूँ, फिर नज़ीर लगाई साहब के पास आ रहे हैं, जल्दी से ब्रेक लें। राइट बैक। वेलकम बैक। नज़ीर लगाई साहब, जहांगीर तरीन के केस के हवाले से बात कर लें या ओवरऑल एहतसाब के निज़ाम से, PTI के एहतसाब के ऊपर या गवर्नमेंट के एहतसाब के ऊपर अब खुद हुकूमत के अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं? मेरे ख्याल में एक तो एहतसाब के बारे में पहले ही सबसे क्लियर था कि ये एहतसाब नहीं हो रहा है, और ये सेलेक्टिव इंतकाम भी हो रहा है। और जो कुछ भी हुआ है मियां नवाज शरीफ के साथ, बल्कि उनके अपने दौरे हुकूमत में जब उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया, तो जो मामला था असल मामले पर डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया था, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन था उसने तो मनी ट्रेल ही नहीं दी थी ना। yes. और ये जो JIT बनी थी उसने भी मनी ट्रेल नहीं दी। फिर फाइनली इन्होंने एक कागज़ निकाला कि ये नौकरी करते थे एक फर्म में और उसकी तनख्वाह लेते थे, उसको अपने पेपर्स में जाहिर नहीं किया, कंसील ऑफ फैक्ट की बुनियाद पर उन्हें अलग किया गया था। अच्छा, ये तो वो मामला था। फिर इनके दौर में जो केसेस बने हैं, तो वो सारे के सारे फिर उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस को आप देखते जाएं, जो मुख्तलिफ केसेस में दी हैं, तो वो तो यही कह रहे हैं कि जनाब नैब तो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, नैब के हाथ में कुछ नहीं है, नैब ने कोई चीज़ दिया नहीं है, कोई सबूत नहीं दिया वगैरह वगैरह, लेकिन ये अपने मुखालिफिन को बंद करते रहे। अब इन्होंने आखिर में अपने दोस्त को घेरे में लिया, कोई भी हुक्मरान, बादशाह हो
या बड़ा अनापरस्त आदमी हो, वो किसी सूरत में उस शख्स को नहीं देख सकता जिसने उस कुर्सी तक पहुंचने के लिए मदद की हो। वो पहला काम यही, अबू जाफर अल मंसूर सबसे पहले अबू मुस्लिम खुरासानी को कत्ल करवाता है, तब जाकर जो है उसको पता चलता है कि मैं अब खलीफा हूँ और मैं जो चाहूँगा करूँगा। 72 साल का आदमी जिसने खिलाफत उमैया को ख़त्म कर दिया और इसको लेकर आया, इसके भाई को, वो तो कुछ दिन रहा, उसके बाद अबू जाफर अल मंसूर को लेकर आया, तो उसको तो उन्होंने पहला काम ये किया कि उसको कत्ल किया। तो ये रिवायत है हुक्मरानों की, इन्होंने जो है वो इसके सामने तो आंख ही नहीं उठा सकते थे। उन्होंने कहा नहीं भाई इसका सवाया कर दें, कोई मसला नहीं है, और अब भी वो इसी पर ही होंगे। खुश हो रहे राजा रियाज साहब या जहांगीर तरीन साहब कल जो गए हैं, आखिर क्या तुक बनती है कि FIA के ऑफिस में जाएं और शहजाद अकबर साहब और उस बंदे को जाकर मिलें, डॉक्टर रिजवान को, जो सारे मामलात को देख रहा है और जिसने सारे मामलात किए हैं। ठीक, राइट। अगर इजाज़त दें तो हम एक और बड़ा अहम मामला है जो कि सहाफ़ियों की आलमी तंजीम रिपोर्टर्स बियॉन्ड बॉर्डर ने इस साल जो दर्जा बंदी पेश की है उसको ज़रा देख लीजिए। इसमें सहाफ़ियों के लिए पाकिस्तान की बदस्तूर तशवीशनाक मुल्क करार दिया गया है। आज़ादी इजहार के हवाले से पाकिस्तान पिछले साल की निस्बत मज़ीद 5 दर्जे नीचे चला गया है। फवाद चौधरी साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, आज BBC हार्ट टॉक पे वो इन्हीं सवालात का जवाब भी देते रहे। लेट्स वॉच दैट। मज़हर अब्बास साहब, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सहाफ़ियों के लिए ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल हो गई है? देखिए, मुश्किल तो रही है और अभी भी वो उसमें बेहतरी नहीं आई। असल चीज़ ये कि उसमें बेहतरी नहीं आई। और पिछले एक डेढ़ साल में ये जो केसेस हुए ना, जैसे आप मदीउल्लाह जान का केस उठा लें, फिर टूर का उठा लें, फिर पिछले 3 सालों में तकरीबन 15 जर्नलिस्ट शायद इससे भी 15 जर्नलिस्ट मारे गए हैं और उनमें से किसी एक का केस परसू नहीं हुआ है। तो वो जो इम्प्रूवमेंट वाली सिचुएशन वो हमें कहीं नजर नहीं आती। और अभी सिर्फ इस वक्त जो जर्नलिस्ट सेफ्टी प्रोटेक्शन बिल आया है सिंध में, आज उसको पास कर दिया और मरकज में भी सेलेक्ट कमेटी के पास है। अगर वो एक पॉजिटिव साइन है, वो वे फॉरवर्ड है, अगर उस पर सही मानों में एनफोर्समेंट होता है तो काफी हद तक आप कम से कम, अगर अटैक्स तो होते रहेंगे, ये कभी नहीं रुकते, ठीक है, लेकिन उन अटैक्स को कोई फॉलो नहीं करता। राइट, क्योंकि हमारे पास लास्ट सेकंड में वक्त कम है। मज़हर अब्बास साहब, इसके माजरत के साथ मैं अब ये बात आरिफ हमीद भट्टी साहब की तरफ लेके जा रही हूँ। भट्टी साहब, आप एग्री करते हैं कि ज्यादा मुश्किलात हो गई हैं या हमेशा से मुश्किलात थी? देखिए फरीका, मैं और मदर साहब एक यूनिस्ट रहे हैं, सहाफत में कभी भी साडे मेहरबानी नहीं हुई। हर हाकिम वक्त ने अपनी ख्वाहिश और जिद को सच का नाम दिया। किसी ने नौकरियां निकलवाई, किसी ने एक अदारे का ऐड बंद कर दिया, किसी ने फायरिंग करवा दी। पिछले दौर में 2011 पे लाहौर में 2 साथियों तो फायरिंग हुई। सहाफत ना कभी आजाद थी, हमने सहाफत, आजादी सहाफत तक जंग रहेगी ये कह के मेरी जुबान थक गई, लेकिन ये सहाफत आजाद नहीं हुई। ये वो सहाफत आजाद है जिसके पाँव में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां और मुंह पे ताला है, लेकिन कुछ ना कुछ साथी अपना रोल अदा करते रहते हैं। लेकिन कोई भी हाकिम वक्त हो, उसे आजाद और इंडिपेंडेंट सहाफत बर्दाश्त है ही नहीं। राइट। सो अगर हम यही सवाल नज़ीर लगाई साहब आपसे भी, मेरा ख्याल है कि सहाफ़ियों के लिए बहुत मुश्किल रहा है हमेशा ही, और हर दौर जो है वो पिछले दौर को मात कर देता है। अब आप चले वहाँ से बिल्कुल आगाज़ से ले लें, अखबारात बंद किए गए और फिर उसके बाद जब जनरल ज़िया का मार्शल लगा तो फिर तो वो जो पूरी पब्लिकेशन लिबर्टी पेपर्स को, इमरोज़ को, और उसके बाद जो है वो लैलो नहार को, सारे अखबारात को बंद कर दिया गया, पाकिस्तान टाइम्स को, और फिर ये सरकारी उसमें ले लिए गए। और इसके बाद जो है बदतरीन दौर था जनरल ज़िया का दौर। और ये वाला दौर क्या हम कह सकते हैं कि ये भी मैं कहता हूँ कि ये भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदवार में किसी से भी पीछे नहीं रहा है इस मामले में। बहुत माजरत के साथ अहम सवाल, और बहुत मेरे सीनियर एनालिस्ट थे, मगर उनकी राय हमने आज़ादी इज़हार के हवाले से जो परेशान कुन सूरत हाल है उस पर आपकी राय ज़रूर जानेंगे। डू गिव मी योर फीडबैक। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।